हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम में। आज मैं यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक को लेकर अध्ययन करेंगे और साथ साथ इसी टॉपिक के एक आंसर फ्रेमिंग कैसे होगी, उसको लेकर कैसे लिखा जाना चाहिए, उसकी चर्चा करेंगे। मुख्यतः आज का जो प्रश्न है वो वित्तीय आपातकाल से जुड़ा हुआ है। वित्तीय, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में जो आपातकाल लगाया जा सकता है वो 3 तरीके से लगाया जा सकता है, जिसमें से एक तरीका वित्तीय आपातकाल का है। तो वित्तीय आपातकाल क्या होता है, कब लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है और वित्तीय आपातकाल लागू रहने के दौरान यहाँ पर भारत में क्या क्या स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, किसके पास क्या अधिकार एवं शक्तियाँ रहती हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये चर्चा आपके प्रश्न के अनुरूप होगी, अर्थात जिस प्रश्न के आंसर को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वहाँ पर इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या आंसर लिखना चाहिए, क्या आंसर आपको फ्रेमिंग करनी चाहिए, उसी की चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले चलिए प्रश्न को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर चीज़ें देखेंगे कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे इसको करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइटेड कर दिया है जो कि हम पहले ही करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है कि किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। ऐसी उद्घोषणा के लागू रहने तक इसके अनुसरण के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में सीधे सीधे सिर्फ 2 चीज़ें पूछी गई, सिर्फ 2 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। क्या, किन परिस्थितियों में, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, किन परिस्थितियों में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी गई हैं। पहली जो पॉइंट यहाँ पर क्लियर किया गया है कि किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है, और दूसरी जो चीज़ इसमें पूछी गई है कि ऐसी उद्घोषणा के लागू रहने तक इसके अनुसरण के क्या क्या परिणाम होंगे। तो ये 2 चीज़ें हमें यहाँ पर अपने उत्तर में लिखनी है, जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन की जो शब्द सीमा है उसको ध्यान में रखिएगा, 150 शब्द हैं। मिनट आपको पता है, इस 150 क्वेश्चन को शब्द को हम 7 मिनट में फिनिश करेंगे। यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था है और वित्तीय आपातकाल आपका सब टॉपिक है। प्रश्न पत्र द्वितीय है और वर्ष 2018 है। तो ये तो चीज़ें क्लियर हो गई। हमें अपने प्रश्न में हमें 2 चीज़ों के बारे में आंसर फ्रेमिंग करनी है। तो जब आंसर हम लिखना भी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो भूमिका होगी, भूमिका भी हम क्या लिख सकते हैं। तो भूमिका हम लिख सकते हैं इस प्रश्न के एक पार्ट में। देखिए 150 शब्द का है तो बहुत ज़्यादा भूमिका बांधने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अन्य चीज़ों की यहाँ पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हम टॉपिक रिलेवेंट होकर के वहाँ पर चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भूमिका में आप वित्तीय आपातकाल किन परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उसी की चर्चा करते हुए आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भूमिका क्या है, कैसे लिखेंगे। तो देखिए भूमिका में जो वर्णित करना है कि वित्तीय आपातकाल लागू कैसे होता है, उसी की चर्चा कर देते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18, ठीक है, भाग यहाँ पर 18 में वर्णित अनुच्छेद 360 के तहत यदि भारत के राष्ट्रपति के समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें कि भारत की या किसी भारतीय क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता पर संकट है तो राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का अधिकार है। ये परिभाषा, ये वित्तीय आपातकाल लागू करने की स्थिति है। क्या कहता है, एक बार फिर समझ लेते हैं। कब लागू कर सकता है, देखिए कब लागू कर सकता है इसकी बात कहाँ कही गई है। तो भाग 18 अनुच्छेद 360। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 360 के तहत। अब भाग अगर पूछा है तो भाग 18 में इसकी चर्चा की गई है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये क्लियर होगा। 1 लाइनर की भी बात करते चलते हैं। इसके अतिरिक्त लागू कौन कर सकता है, तो भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। दूसरा आंसर हो गया। तीसरी बात यहाँ पर किन स्थितियों में आपको वित्तीय आपातकाल लागू किया जाएगा। तो 2 तरीके की स्थितियाँ हो सकती हैं। इसे वित्तीय आपातकाल पूरे भारत में भी लागू किया जा सकता है और या फिर भारत के पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि जिसमें कि भारत की, ठीक है, भारत की या किसी भारतीय क्षेत्र के किसी भाग की, किसी भारतीय क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता पर संकट है तो राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू की सकते। तो भारत में हो
या पूरे भारत में हो या भारत के पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में वहाँ पर वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होगा कि वो वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। ये तो बात हमने कर ली अपनी भूमिका के तौर पर, तो हमने वित्तीय आपातकाल की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। जो यहाँ पर प्रश्न का जो फर्स्ट पार्ट था जो वो पूछ रहा था उसको हमने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। अब प्रश्न में दूसरी चीज़ पूछी गई थी, दो पार्ट थे। अगर वित्तीय आपातकाल लागू रहता है तो क्या क्या यहाँ पर परिणाम देखने को मिलते हैं, तो अब परिणामों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मुख्य भाग में हम लिखेंगे इसके परिणामों की जानकारी। परिणाम क्या क्या है, देखिए पहला पार्ट, ये तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत इसे रखा जा सकता है। पहले 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया था, लेकिन यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से वित्तीय आपातकाल को न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत रखा गया है। ये तो एक फैक्ट की बात हो गई। इसके अतिरिक्त परिणाम की हम चर्चा करेंगे। परिणाम क्या क्या होगा। पहला, संघ द्वारा वित्तीय मामलों में राज्यों को निर्देशित करने का अधिकार, अर्थात जो आपकी संघ सरकार होगी वो राज्यों को ये निर्देश देगी कि वहाँ पर वित्तीय स्तर पर वो क्या खर्च करेंगे, क्या खर्च नहीं करेंगे, कहाँ पर निवेश करेंगे, किन चीज़ों की वहाँ पर पैसे उनको लगाने हैं, कहाँ पर उनको बचत करनी है। तो यहाँ पर अर्थात जो भी राशि है, जो राज्य की जो राशि है, उसको खर्च करने संबंधी जो भी दिशा निर्देश हैं वो संघ सरकार के द्वारा यहाँ पर दिए जाने लगेंगे। अर्थात राज्यों की जो एक वित्तीय स्वायत्तता थी अपने वित्तीय राजस्व को लेकर, वो वहाँ पर समाप्त हो जाती है वित्तीय आपातकाल के दौरान। दूसरा, राज्य कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में कटौती। तो राज्य कर्मचारियों, संघ सरकार के पास ये आ जाता है, ये अनुमति आ सकती है कि जब वो निर्देशित कर रहा होगा राज्य की वित्तीय संपत्ति या वित्तीय राजस्व को कहाँ खर्च करने संबंधी चीज़ों पर जब निर्देशित कर रहा होगा, संघ ये भी कह सकता है कि आपने खर्च में कटौती करें, और खर्च में कटौती करने के संदर्भ में राज्य के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती करें। तो यहाँ पर ये भी निर्देश यहाँ पर कौन दे सकता है, संघ सरकार के द्वारा राज्यों को यहाँ पर ये निर्देशित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित वित्त विधेयक व धन विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमति के लिए आरक्षित रखने का अधिकार भी यहाँ पर संघ सरकार को मिल जाता है। तो अगर किसी भी राज्य के विधानमंडल के द्वारा कोई भी वित्त विधेयक या फिर धन विधेयक पारित किया जाता है तो उसे पारित करने से पहले ही संघ सरकार के द्वारा उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उसे आरक्षित किया जा सकता है। तो ये भी एक प्रावधान है वहाँ पर कि अभी तक बिना, जब सामान्य स्थितियाँ होती हैं तब ऐसी स्थितियों में वित्त विधेयक और धन विधेयकों को जो राज्य में प्रस्तुत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं किए जाते हैं, लेकिन जब वित्तीय आपातकाल की स्थिति होगी तो वहाँ पर ये भी प्रक्रियाएँ लागू की जा सकती हैं। इसके बाद राष्ट्रपति को संघ कर्मचारियों व उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों में कटौती का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि संघ के कर्मचारी, संघ राज्य के अंतर्गत जो भी हैं, केंद्र सरकार के या संघ यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी सरकारी कर्मचारी हैं जो कार्यरत हैं, उनके वेतन भत्तों में कटौती करने का अधिकार किसको मिल जाता है, राष्ट्रपति को। और एक चीज़ और, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भी वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ राज्य के अंतर्गत जो पुलिस है और बाकी अन्य विभाग हैं काम करते हैं उनके वेतन भत्तों में कटौती की जाएगी, बल्कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके भी वेतन एवं भत्तों में कटौती करने का अधिकार आपको राष्ट्रपति को मिल जाता है। तो इस तरीके से इन वेतन और भत्तों कटौती की चर्चा हो गई। इसके बाद ये वेतन और भत्ते जो कटौती करनी कितने % तक हो सकती है, तो 100% तक वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। 100% अर्थात 0 रुपया, एक भी रुपया आपको ना मिले और आपको काम करना पड़े, अर्थात बिना वेतन के कार्य करने को कहा जा सकता है। आपको कोई भी वेतन वहाँ पर सरकार ना दे। और ऐसा कब होगा, जब स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाएगी, वित्तीय स्थिति बहुत ही ज़्यादा आपकी खराब हो जाए। एट द लास्ट, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति वेतन कटौती के दायरे से बाहर हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा कि वित्तीय आपातकाल के दौरान यदि पूछा जाए कि वित्तीय आपातकाल के दौरान क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों में भी कटौती होती है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल के दौरान भी उनके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है, वो इससे यहाँ पर बाहर हैं। तो इस तरीके से
जो वित्तीय आपातकाल की स्थिति होती है वहाँ पर सभी के वेतन भत्तों, चाहे संघ हो, चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य के कर्मचारी हो, उनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, 100% तक की जा सकती है। और राज्य यहाँ पर संघ सरकार जो होता है उसके पास नियंत्रण आ जाता है, राज्यों के पास उनकी शक्तियाँ नहीं होती हैं, एक तरह से एकीकृत व्यवस्था हो जाती है। और यहाँ पर संघ सरकार के पास, राष्ट्रपति के पास एक तरीके से शक्तियों का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये तो बात हो गई, हमने यहाँ पर इनके परिणामों की चर्चा कर ली कि यदि वित्तीय आपातकाल आपका लागू रहता है तो यहाँ पर क्या अधिकार होंगे और क्या क्या चीज़ें, परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात आती है कि निष्कर्ष के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारे जो प्रश्न की डिमांड है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रश्न पूछ रहा है वहाँ पर मेरा पूरा हो चुका है, मैंने अपने प्रश्न की डिमांड को पूरा कर दिया है। इसके बावजूद भी कई बार होता है कि अगर आपके पास शब्द बच रहे हैं, आपने डाटा पूरा कर लिया है, कुछ लिखना भी अगर आप चाह रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर कुछ पॉइंट आप और ऐड कर सकते हैं। जैसे क्या कि समग्रतः निष्कर्ष के तौर पर वस्तु स्थिति का आकलन, वित्तीय आपातकाल की वस्तुस्थिति का आकलन करिए कि भारत में कभी लागू हुआ है, नहीं लागू हुआ, उसके संदर्भ से जोड़ते हुए एट द लास्ट अपने पॉइंट को समाप्त कर सकते हैं। जैसे कि समग्रतः वित्तीय आपात की अवधि में संघ राज्यों पर पूर्ण वित्तीय नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो ये देखा जाए तो समग्रता होता क्या है, जो परिणाम अगर हम देखें तो परिणामों को देखने के पश्चात प्रतीत क्या होता है। प्रतीत ये होता है कि यहाँ पर संघ का जो होता है, संघ का वित्तीय आपात की अवधि में राज्यों पर पूर्ण वित्तीय नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो संघ का पूर्ण वित्तीय नियंत्रण स्थापित हो जाता है किस पर, राज्यों पर। किसके दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान। इसके बाद क्या कभी भारत में वित्तीय आपातकाल लागू हुआ है, तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। और एट द लास्ट एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई थी, यद्यपि 1990-91 में राष्ट्र के सम्मुख गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था, परंतु वित्तीय आपातकाल लागू करने की स्थिति नहीं बनी थी। 1990 और 91 का क्या संकट था वो भी आपको पता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या हुई थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या हुई थी जिसके तहत भारत अपनी जो भी आयात करने वाली जो क्षमता थी, जहाँ पर डॉलर की जो थी कमी हो चुकी थी, भारत बाहर से आयात करने के एक सप्ताह तक का ही पैसा उनके पास बचा हुआ था। उसके बाद वो बाहर से वस्तुओं को आयात नहीं कर सकते थे। और इसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से भी जानते हैं। भुगतान संतुलन की स्थिति से को भी हम इसके अंतर्गत समझते हैं, जो कि खाड़ी युद्ध के संदर्भ में हुआ था। उसके बाद हमने एलपीजी रिफॉर्म्स हम लेकर आए और एलपीजी रिफॉर्म्स के कारण हमने कुछ सुधारगत नीतियों को अपनाया, निजीकरण, आपका वैश्वीकरण, उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई, और जिसके कारण फिर हम धीरे धीरे इस समस्या से उबर गए। लेकिन क्या हमने उस समय वित्तीय आपातकाल लागू करने की या लागू किया गया था, तो ऐसा नहीं है। तो एक चीज़ हमेशा क्लियर है कि भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। लेकिन वित्तीय आपातकाल हम पढ़ते हैं और यहाँ पर यूपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। एट द लास्ट यहाँ पर बचता है कि आप यहाँ पर शब्दों का विभाजन कैसे करेंगे, कितने कितने शब्द हम लिख सकते हैं। तो देखिए जहाँ तक बात है, पहले भूमिका और उसके बाद मुख्य भाग में मैक्सिमम शब्द हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रश्न के अकॉर्डिंग है वही दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप 35 से 40 शब्द यहाँ पर आप दे सकते हैं अपनी भूमिका अपनी के संदर्भ में। तो यदि हम शब्दों की बात करें, शब्दों ड्यूरेशन की, तो यहाँ पर 35 से 40 शब्द इसके लिए ज़रूर दे सकते हैं। तो शब्द सीमा के तौर पर मैक्सिमम 40 शब्द अपने यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मुख्य भाग आता है। मुख्य भाग में मैटर काफ़ी सारा है, इसलिए हम इसको 80 से यहाँ पर 100 शब्द भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मानकर चलते हैं 80 शब्द, 80 मैक्सिमम मान के चलते हैं, 80 से 100 हम दे सकते हैं। बेसिकली आपका उत्तर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे निष्कर्ष, अगर आपको लिखना भी है, निष्कर्ष भी लिखना है, तो अगेन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 20-30 शब्द बता सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने उस शब्दों को समाप्त करके अपने उत्तर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो 40 ऑन एन एवरेज वहाँ पर मानकर चलते हैं। और उसके बाद अगर 90 हम ले लेते हैं तो 130 शब्द हो जाते हैं, और 20 शब्द अगर आप निष्कर्ष में लिख देते हैं तो 150 में आपका पूरा हो जाता है। क्या इस क्वेश्चन में निष्कर्ष लिखना भी ज़रूरी है? तो अन्यथा के संदर्भ में देखें तो लिखना भी ज़रूरी नहीं है। मुख्य भाग और आपके भूमिका के तौर पर ही आप अपने प्रश्न को जस्टिफाई करने में सक्षम हैं, वहाँ पर पूर्ण है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में। नेक्स्ट फिर हम आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट किसी और सेशन में फिर मिलेंगे किसी नए प्रश्न के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, और कुछ नई मूलभूत अवधारणाओं को समझेंगे। साथ ही वहाँ पर लिखने के उत्तर लिखन की प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यास भी करेंगे।
तो आप इस प्रश्न को यहाँ पर समझ सकते हैं। इस टॉपिक को एक बार अपने स्तर पर पढ़ लीजिएगा और पॉलिटिक्स सब्जेक्ट में। बाकी आंसर राइटिंग अपने स्तर पर जरूर करिएगा, अपने स्तर पर एक बार लिखने की कोशिश करिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।